हेलो छात्रों, मैं निरंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 9वीं कक्षा के इतिहास विषय को, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं प्रथम अध्याय को। और प्रथम अध्याय में दिया गया है फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जितने भी घटनाएं घटी हैं इस अध्याय में दिया गया है, और उससे जितने भी प्रश्न हैं या जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने इस पूरे पीडीएफ में अपलोड कर दिया है। यदि आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आने वाले होंगे वो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न जो है उसमें हमसे पूछा गया है कि बास्तिल के बारे में आप क्या जानते हैं, अर्थात बास्तिल क्या था और उसके बारे में लोगों की क्या भावनाएं थी। तो यहाँ पे उत्तर के रूप में दिया गया है कि यह फ्रांस में किले की जेल थी, यानी फ्रांस में जो किला हुआ करता था उसके अंदर एक जेल होता था जिसका नाम बास्तिल था। दूसरा नंबर में दिया गया है आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे, यानी कुछ लोग होंगे जिन्हें उस जेल में डाल दिया जाता होगा और उसमें ज्यादा कष्ट दिया जाता होगा, जिसके कारण लोग उस बास्तिल नामक स्थान पर जाने से घृणा करते थे। इसके बाद दिया गया है कि यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, यानी ये जो बास्तिल है वो ये बताता है कि आखिर उस समय में किस प्रकार के राजा हुआ करते थे। मतलब निरंकुश का अर्थ है कठोर, ज्यादा कठोर या दंड देने वाला या फिर उत्पीड़न देने वाला जो राजा होता है उसको निरंकुश शासन कहा जाता है, शासक कहा जाता है। तो उस तरह का सम्राट का वो द्योतक था, यानी प्रतीक था। आगे बताया गया है दूसरे नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लुई 16वें या लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था, आखिर वो किस राजवंश का वंशज था। तो लुई 16वां जो है वो बुर्बो राजवंश के वंशज थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि लुई 16वां जो है वो बुर्बो राजवंश से संबंध रखता था या रखते थे। आगे है अगला प्रश्न 3 में, जिसमें हमसे पूछा गया है कि लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ, अर्थात लुई 16वां जो है वो फ्रांस के राजगद्दी पर कब बैठा। तो इसका उत्तर है 1774 ईस्वी में, यानी लुई 16वां जो है वो 1774 ईस्वी में कहाँ का, फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ यानी बैठा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में हमसे पूछा गया है कि पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सम्राट एवं व्यवसायी और किसान में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे, यानी फ्रांसीसी समाज में उनको वर्गों के रूप में बांटा नहीं गया था। तो उत्तर में आपका दिया गया है सम्राट, यानी सम्राट जो होते थे उनको किसी भी वर्ग में नहीं रखा गया था। जैसे पादरी वर्ग हैं तो उनको एक अलग वर्ग में रखा गया था, कुलीन वर्ग जो थे उनको एक अलग वर्ग में रखा गया था, और व्यवसायी और किसान को भी अलग वर्ग में रखा गया था। तो इन वर्गों को स्टेट्स कहा जाता था। अब प्रथम स्टेट्स जो होता था उसमें पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय स्टेट्स जो आते थे उसमें कुलीन वर्ग आते थे, और तृतीय स्टेट्स जो आते थे उनमें व्यवसायी और किसान लोग आते थे। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को, जिसके अंतर्गत हमसे पूछा गया है कि पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे। आखिर वो आंदोलन कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तो क्यों आखिर
वो आंदोलन कर रहे थे। तो हमारा उत्तर है वे लोग पाव रोटी की महंगाई का विरोध कर रहे थे। मतलब पाव रोटी दिन प्रतिदिन पाव रोटी का भाव जो था वो बढ़ता जा रहा था, इसलिए वहां के लोग जो थे, देहाती क्षेत्रों के लोग, उन लोग संघर्ष कर रहे थे ताकि पाव रोटी का भाव को कम किया जा सके, कम करवाया जा सके, या फिर महंगाई कम हो, ताकि सभी लोगों को, गरीब से गरीब लोगों को भी भोजन प्राप्त हो सके और भूखे न मरना पड़े। इसके बाद सवाल नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य करवाए जाते थे। मतलब जो किसान होते थे उनको या उनसे कौन कौन से काम करवाए जाते थे, कहां पर, फ्रांस में, और कब, 18वीं सदी में। यानी इसमें उत्तर के रूप में आपका दिया गया है कि कुलीन वर्गों की सेवा करना, यानी कुलीन वर्ग जो हुआ करते थे उनसे उनका सेवा करवाया जाता था। किससे? किसानों से। किसानों से और क्या करवाया जाता था? तो कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में काम करना। यानी किसान जो थे वो 18वीं सदी के फ्रांस में कुलीन वर्ग के घरों में और खेतों में काम किया करते थे। और क्या करते थे? तो जो भी किसान होते थे वो सड़क के निर्माण में सहयोग करते थे, यानी सहयोग किया जाता था उनके द्वारा सड़कों वगैरह के निर्माण में। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी। यानी कौन से ऐसे स्टेट थे जिसमें कर की छूट थी, मतलब उन लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था। अब उत्तर के रूप में आपका दिया गया है प्रथम एवं द्वितीय स्टेट्स दोनों को, यानी प्रथम और द्वितीय स्टेट्स जो था वो दोनों करों से अछूता था, अर्थात आप या हम कह सकते हैं कि उसमें कर का कोई वर्चस्व नहीं था, कर यानी टैक्स नहीं लिया जाता था। किन किन से? प्रथम एवं द्वितीय स्टेट्स के जो वर्ग के लोग आते थे उनसे। जैसे पादरी वर्ग हो गए प्रथम में, और द्वितीय स्टेट्स में कौन हो गए? कुलीन वर्ग, जो ज्यादा समृद्ध थे, यानी धनी लोग जिसको कहा जा सकता है, वो थे। तो उन्हें या उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता था। सवाल नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे। यानी किसानों से जो प्रत्यक्ष रूप में टैक्स वसूला जाता था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था टाइल। यानी टाइल एक ऐसा कर था जिसे फ्रांस के किसानों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जिसको हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट वसूला जाता था। सीधे किसान लोग से कहा जाता था कि आप टैक्स दीजिए, और उस टैक्स का नाम था टाइल। इसके बाद सवाल नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि सन 1774 में जब लुई 16वां सम्राट बना। यहाँ से एक और सवाल बन सकता है कि लुई 16वां कब सम्राट बना फ्रांस का? तो आप उत्तर दे सकते हैं 1774। इसके बाद कहता है कि जब वो सम्राट बन गया तो राजकोष खाली होने का क्या कारण था? आखिर उसका जो राजा का कोष होता है, जहाँ पे धन दौलत रखे होते हैं, पैसे रखे होते हैं, वो दिन प्रतिदिन कम कैसे होने लगा, खाली कैसे होने लगा? तो पहला पॉइंट दिया गया है क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चले थे, यानी लगातार बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और जितना भी राजकोष में धन दौलत था वो धीरे धीरे निकाल कर और खर्च किया गया। दूसरा पॉइंट में दिया गया है क्योंकि सरकार वर्साय के महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करती थी। यानी राजा जो होते थे, सरकार वर्साय जो होता था, वो महल और राज दरबार के शानो शौकत में नहीं जहां खर्चा करना हो वहां भी ज्यादा मात्रा में खर्चा करके और राजकोष को धीरे धीरे खाली करते जा रहे थे। इसके बाद तीसरा पॉइंट में है कि क्योंकि बास्तील ढहने के दौरान
जनता ने राजकोष लूट लिया था। यानी जब बास्तिल का मतलब अभी हम लोग पढ़े कि फ्रांस के किलों के अंदर जेल हुआ करते थे, वो जब जेल ढह गए तो ढहने के बाद जितने भी उसमें जनता थे वो सब राजकोष को क्या कर लिए, लूट लिए, जिसके कारण राजकोष धीरे धीरे खाली होता चला गया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। इसमें हमसे पूछा गया है कि किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मतलब किसके किसके बीच, जनता के बीच और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित, मतलब सबका साथ हो, जनता भी साथ हो और प्रतिनिधि भी, दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बना सकें, ऐसा आधार वाला सरकार रखने का प्रस्ताव किए। और उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था जॉन लॉक। और ये जॉन लॉक जो थे वो ये चाहते थे कि जनता और प्रतिनिधि दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल करके और सरकार बनाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न 11 को। प्रश्न 11 में हमसे पूछा गया है कि फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसने तीनों स्टेट्स अपने अपने भेजते थे, यानी तीनों स्टेट्स को अलग अलग कर दिया था। तो उसका नाम है स्टेट्स जनरल। यानी स्टेट्स जनरल जो था वो तीनों अलग अलग स्टेट्सों को भेजा करता था। आगे है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में हमसे पूछा गया कि 1791 के फ्रांस के संविधान में कौन सी विशेषता अधिक थी। यानी 1791 के फ्रांस में या फ्रांस का जो संविधान लागू हुआ या उस समय का जो संविधान था उस संविधान में क्या विशेषताएं थी। तो उत्तर दिया गया है बोलने की आजादी नहीं दी गई थी। मतलब सब स्वतंत्रता है लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं। तो 1791 के फ्रांस का जो संविधान था उसमें बोलने की आजादी नहीं दी गई थी। अब सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 में क्या है, फ्रांस में नेशनल असेंबली क्यों आहूत की गई थी। यानी नेशनल असेंबली जो है उसको क्यों आयोजित किया गया था। तो उत्तर में है फ्रांस के लिए संविधान बनाने के लिए। यानी नेशनल असेंबली जो गठित हुआ वो क्यों गठित हुआ, संविधान का निर्माण करने के लिए, सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए। यानी सम्राट का जो शक्ति था वो मनचाहा जो काम कर लेता था उसको सीमित करने के लिए कि वो जो चाहे वो ना कर सके, तथा सम्राट पर राजगद्दी छोड़ने का दबाव बनाने के लिए और सम्राट को ये कहा जाने के लिए कि सम्राट जो है वो राजगद्दी छोड़ दे और अब सभी लोगों के द्वारा जो जनता के द्वारा जो सरकार बनेगी उसका निर्माण किया जाए। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 में हमसे क्या पूछा गया। 14 में हमसे पूछा गया है कि नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। तो उत्तर में आपका दिया गया है सन 1789 में। इसके बाद अगला प्रश्न के रूप में हम लेते हैं 15 को। तो 15 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि फ्रांस का सबसे सफलतम क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब कौन सा था। यानी कौन सा ऐसा राजनीतिक क्रांतिकारी राजनीतिक क्लब था जो सबसे ज्यादा सफल रहा, कहाँ, फ्रांस में। तो उसका नाम है जैकोबिन। यानी जैकोबिन एक ऐसा क्लब था जहां पे बहुत सारे लोग जमा होकर के और क्रांति के बारे में बात किया करते थे, राजनीतिक क्रांति के बारे में। तो सबसे ज्यादा सफल अगर फ्रांस का कोई क्लब रहा, राजनीतिक क्लब, तो उसका नाम था जैकोबिन। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहा कि किस आरोप में लुई 16 को मौत की सजा सुनाई गई। यानी लुई 16 जो था वो किसी न किसी बात का आरोपी था और उसी आरोप के कारण उसे मौत की सजा सुनाई गई। तो उसका नाम क्या था, आखिर वो कौन सा आरोप लगा था उसके ऊपर। तो वो आरोप था राजद्रोह का। यानी वो राजा हो करके भी अपने राज्य का ही द्रोही समझा जाने लगा था। इसी
के आरोप में उसे फांसी की सजा यानी सजाए मौत की सजा सुनाई गई। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 17 को। कौन लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे, यानी कौन ऐसे लोग थे जिन्हें जैकोबिन क्लब में सदस्य के रूप में नहीं रखा जाता था और न ही वो वहां पे जाया करते थे। तो उनका नाम है कारीगर। इनको अपने काम से ही फुर्सत नहीं रहता था, तो वो जैकोबिन क्लब में क्या करने जाएं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18 में हमसे पूछा गया है कि उन देशों के नाम दीजिए जिनके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने सन 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था। यानी कुछ ऐसे देश थे जिनके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने सन 1792 में युद्ध की घोषणा कर दी थी, और वो कौन कौन से देश थे। तो उस देश का नाम है प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी। यानी प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी जो है, इन तीनों देशों के विरुद्ध नेशनल असेंबली ने 1792 में क्या घोषणा कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी कि अब इनसे युद्ध किया जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19 में हमसे पूछा गया कि जैकोबिन का नेता कौन था, यानी जैकोबिन क्लब जो था उसके नेता कौन थे, आखिर उसका संचालन कौन कर रहा था, लोगों को वहां समझाने बुझाने का काम कौन कर रहा था। तो इसका उत्तर है रोबेस्पियर। यानी रोबेस्पियर एक ऐसा व्यक्ति था जो जैकोबिन का नेता था और उसका नेतृत्व कर रहा था। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 20 को। तो प्रश्न 20 में हमसे पूछा गया है कि फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके उसे एक गणतंत्र घोषित किया था। यानी कौन ऐसा व्यक्ति था जो राजतंत्र यानी राजा के द्वारा जो तंत्र चलाया जा रहा था, शासन चलाया जा रहा था, उसको खत्म करके और गणतंत्र यानी प्रजा के द्वारा चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र होता है या फिर गणतंत्र होता है उसे घोषित किया था। तो उसका नाम है कन्वेंशन ने। यानी कन्वेंशन एक ऐसा व्यक्ति था जो फ्रांस में राजतंत्र को हटा करके गणतंत्र की घोषणा की। आगे है सवाल, लिब्रे क्या है। तो लिब्रे जो है वो फ्रांस की मुद्रा का नाम है, यानी फ्रांस की मुद्रा को हम लिब्रे कहते हैं। इसके बाद आता है सवाल नंबर 22। इसमें हमसे पूछा गया है कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था। यानी जो किसान हुआ करते थे, अभी पीछे भी इसके बारे में हम लोग पढ़े कि जो किसान हुआ करते थे उनसे प्रत्यक्ष रूप से टैक्स लिया जाता था और वो सीधे किसको जाता था, राज्य को जाता था। तो उस टैक्स को क्या कहा जाता था, उस टैक्स को कहा जाता था टाई। यानी कर जिसको टैक्स को ही कर कहा जाता है, तो उसका नाम था टाई। इसके बाद अगला सवाल जो 23 नंबर है उसमें हमसे पूछा गया कि टाइद क्या है। अब देखिए इसमें अंतर सिर्फ ल और द का है, लगभग एक समान उच्चारण हो रहे हैं, तो इसको देख करके आप कंफ्यूज ना हो। टाइद क्या है, तो टाइद एक धार्मिक कर था। फ्रांस में उस समय जब लुई 16वां शासक के रूप में उभरा था, उस समय धर्म के आधार पर भी लोगों से टैक्स लिए जाते थे। अगर आप पूजा करने जाएं तो मंदिर में टैक्स दें, इस प्रकार की बातें होती थी। अब हम लोग सवाल नंबर 24 को देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ। यानी फ्रांस में आजादी के लिए, लोगों के लिए तंत्र बनाने के लिए, यानी गणतंत्र को स्थापित करने के लिए आंदोलन कब से शुरू हुआ, यानी क्रांति कब शुरू हुई। तो इसका उत्तर दिया गया है 14 जुलाई 1789 को। यानी 14 जुलाई 1789 से फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो चुकी थी। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 में हमसे पूछा गया है कि चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूहों को क्या कहा जाता था। यानी वैसे व्यक्ति समूह जो चर्च में विशेष काम किया करते थे उनको क्या कहते थे। तो उसका नाम था पादरी वर्ग। यानी पादरी वर्ग के लोग जो हुआ करते थे वो किसमें, चर्च में विशेष काम किया करते थे। और ये जो पादरी वर्ग होते थे
उनको किस स्टेट्स के अंतर्गत रखा गया था? तो प्रथम स्टेट्स के अंदर। इसको भूलिएगा नहीं, जब जब पीछे पढ़ा हुआ चीज हमारे सामने आएगा तो हम बार बार उसको रिवीजन करते चलेंगे ताकि आसानी से याद रख सकें। इसके बाद आता है सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में हमसे पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति किस शहर से शुरू हुई? आखिर फ्रांस का ऐसा कौन सा शहर था जहां से क्रांति शुरू हुई? किसके लिए? फ्रांस की आजादी के लिए या राजा को हटाने के लिए। तो वो जगह का नाम था या स्थान का नाम था पेरिस। यानी फ्रांस के पेरिस नामक शहर से क्रांति शुरू की गई। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति, याद रखिएगा। अब सवाल नंबर 27 में हमसे पूछा गया है कि मार्सिले क्या है? तो मार्सिले जो है वो फ्रांस का एक राष्ट्रीय गीत है। फ्रांस की राष्ट्रीय गीत को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो आप उत्तर के रूप में बोल सकते हैं मार्सिले। इसके बाद अगला सवाल है 28 नंबर। 28 नंबर सवाल में हमसे पूछा गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो उत्तर में दिया गया है कि फ्रांस का सम्राट। यानी फ्रांस का सम्राट कौन था ये भी पूछ सकता है उलट करके। तो आपका उत्तर होना चाहिए नेपोलियन बोनापार्ट। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 में हमसे क्या पूछा गया? आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? यानी कौन ऐसा राजा था या कौन ऐसा व्यक्ति था जो आतंक का राज्य स्थापित किया? आतंक का राज्य का मतलब यानी वो किसी को भी अपना नहीं समझता, सभी से हमेशा दबाव से पेश आता, मतलब हर बार उस लोगों को दबाने का प्रयास करता था। तो उसका नाम क्या था? रोबेस्पियर। रोबेस्पियर जो थे वो हर बार दमनकारी कार्य किया करते थे। आगे हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 30 को। ओलंप दे गूज कौन थे या कौन थी? ओलंप दे गूज कौन थी? तो इसका उत्तर है क्रांतिकारी महिला। एक क्रांतिकारी महिला ऐसी थी जिसका नाम था ओलंप दे गूज। आगे है सवाल नंबर 31 जिसमें हमसे पूछा है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और याद रखिएगा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस से ही फ्रांसीसी क्रांति शुरू भी हुई थी, इसी पेरिस शहर से। तो इसको भूलिएगा मत। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। तो प्रश्न संख्या 32 में आपसे पूछा है कि मेनर क्या था? तो मेनर जो था वो स्टेट्स था और उसी स्टेट्स को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स के रूप में। आगे चलते हैं सवाल नंबर 33 में। सवाल नंबर 33 में हमसे पूछा गया है कि फ्रांस में द्वितीय स्टेट्स के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? यानी द्वितीय स्टेट्स में जो अमीर लोग हुआ करते थे या अमीर वर्ग के लोग होते थे उनको क्या नाम दिया गया था? तो उनका नाम था कुलीन वर्ग। यानी कुलीन वर्ग के अंतर्गत जो देश के अमीर लोग होते थे उनको रखा गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 34 को, जिसमें हमसे पूछा गया है कि लुई 16वां किस प्रकार का शासक था? आखिर लुई 16 जो था वो कैसा शासक था? शासन करता था तो किस तरह से शासन करता था? तो उत्तर में है निरंकुश और अत्याचारी शासक था। मतलब वो ज्यादा अत्याचार करता था लोगों के ऊपर और किसी के बातों को सुनता नहीं था। मतलब कोई भी अंकुश लगा देता तो उसके बात को वो समझने वाला नहीं था कि किसी को कष्ट हो रहा है या नहीं। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 35 में। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्टेट्स में कौन कौन से लोग आते थे? यानी प्रथम स्टेट्स में, द्वितीय स्टेट्स में और तृतीय स्टेट्स में किस किस वर्ग के लोग आया करते थे? तो उत्तर में आपका दिया गया, प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय स्टेट्स में कुलीन वर्ग आते थे तथा तृतीय स्टेट्स में व्यापारी एवं किसान वर्ग आते थे। अब यहाँ पे पादरी के बारे में बात करते हैं। पादरी जो होते थे वो चर्च में जो विशेष कार्य करते थे उनके समूह को क्या बोला जाता था? पादरी। तो चर्च में जो विशेष काम करने वाले लोग थे उनको प्रथम स्टेट्स में रखा गया था। दूसरा स्टेट्स में किसको रखा गया? कुलीन वर्ग को। यानी राज्य या फिर उस देश के जो अमीर लोग हुआ करते थे
उनको द्वितीय स्टेट्स में रखा गया और तृतीय स्टेट्स में किसको रखा गया? व्यापारी एवं किसान वर्ग के लोगों को। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसको एकदम ध्यान से समझते चलिएगा। सवाल नंबर 36 को देखते हैं। अब सवाल नंबर 36 में आपका दिया गया है कि सबसे पहले कृषि क्रांति किस देश में शुरू हुई, यानी किसान के प्रति जो क्रांति उत्पन्न की गई या कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति उत्पन्न हुई वो सबसे पहले किस देश से शुरू हुई? तो उस देश का नाम है इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड में सबसे पहली बार किसानों के लिए आंदोलन किया गया। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 37। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? यानी नेपोलियन जो था वो फ्रांस का सम्राट कब बना, यानी कब वो फ्रांस के गद्दी पर आसीन हुआ? तो ईस्वी है 1804 ईस्वी में, यानी 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। सवाल उलट के पूछ सकता है कि 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो उसका नाम होगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट भी आप बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 38 को। सवाल नंबर 38 में हमसे पूछा गया है कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है? आधुनिक फ्रांस का मतलब, आधुनिक का मतलब अभी जो वर्तमान समय चल रहा है उसका निर्माता किसे माना गया? तो उसका नाम है नेपोलियन को। ठीक है, यानी नेपोलियन ऐसा व्यक्ति था जो लुई 16वें को हरा करके और गद्दी पर आया, तो उसी को आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी कहा गया। आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 39 को। तो सवाल नंबर 39 में हमसे क्या कहा कि वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? यानी वाटरलू एक लड़ाई हुआ, जो कब हुआ था उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो उसका उत्तर है 1815 ईस्वी में, यानी 1815 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई हुई थी, इसके बारे में हमें बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 40 को। तो प्रश्न संख्या 40 में हमसे पूछा कि फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ? तो 1946 ईस्वी में। क्रांति करते रहे तो एक समय ऐसा आया जब उन्हें किस चीज का अधिकार मिला? मत देने का अधिकार, यानी वो अब वोट डाल सकते थे। कब से उनको ये अधिकार मिला? तो वो 1946 से। यानी सोच सकते हैं आप कि 1789 से लेकर के अभी तक लड़ते तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला कब? 1946 ईस्वी में। अब अध्याय 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था हमने इस वीडियो में डाला। आप इसे सावधानी से एक बार 2 बार ध्यान पूर्वक देखें, सुने और समझें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मोबाइल में गाना वगैरह सुनते हैं, अगर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको पढ़ना लगता हो तो मोबाइल में आप इसे ऑन करके छोड़ दें, कोई भी काम करें तो इसे सुनते रहें। जो भी प्रश्न 1-2 बार सुन लीजिएगा तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर हमारे द्वारा जो ये एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया ये पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि जब अगला बार हम दूसरे चैप्टर का या फिर कोई भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास मैसेज के रूप में नोटिफिकेशन जाएगा कि इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो आप जल्दी से उसे देख करके और अगले चैप्टर को भी क्लियर कर पाइएगा। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा? अगर हम वीडियो डाल भी दें अगले चैप्टर का तो आपको पता नहीं चलेगा, और जब पता नहीं चलेगा
और एक बार वीडियो चला गया तो आप ढूंढते रह जाइएगा लेकिन जल्दी मिलेगा नहीं।